जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी और रेड फोर्ट ब्लास्ट आप सबको याद होगा, आतंकी घटना, इंडिया की सॉवरेनिटी और हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऐसा सिंबल रेड फोर्ट। और उसी रेड फोर्ट के पास जो डेडली आतंकी घटना हुई थी या ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की है, उसने पूरे ही जो देश है उसको हिलाकर रख दिया। पूरी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो इस वक्त शॉक में है। जो नवंबर 2025 में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ था, 11 लोगों की उसमें मौत हुई थी और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ टेरर ब्लास्ट तक लिमिटेड नहीं रही है। एनआईए के मुताबिक ये जो घटना रही, ये पूरा एक लार्जर जो जिहादिस्ट कॉन्स्पिरेसी थी, उसका ये एक पार्ट था जिसका मकसद है ना सिर्फ लोगों को धमकाना, एक दहशत फैलाना, बल्कि भारत सरकार को ओवरथ्रो करना और इंडिया में शरिया रूल इम्पोज करना। सोचिए, एक टेरर मॉड्यूल एलिजिडली जो इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिसमेंटल करने की प्लानिंग कर रहा था। एनआईए का ये क्लेम है कि अक्यूज लोग जो है, जो अंसारुल गजवतुल हिंद है, उससे ताल्लुक रखते हैं और जो अलकायदा का और जो इंडियन पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक ऑफशूट माना जाता है। तो बहुत सारे शॉकिंग खुलासे हैं इस पर। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारा कैसे कैसे हुआ, कैसे ये नेटवर्क चल रहा था और कैसे पुलिस ने और जो हमारी मल्टीपल एजेंसीज ने उसने उसको क्रैक किया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे फेवरेट सर, फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस, विक्रम सिंह सर। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। बड़ी मेहरबानी की कि आपने मौका दिया गुफ्तगू का अपने प्रतिष्ठित चैनल पर। मेरी खुशकिस्मती। और आपने जो टॉपिक चुना है वो भी हर देशवासी को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। हम लोगों में एक कमी ये है कि इंपॉर्टेंट चीजों को बड़े जल्दी हम भूल जाते हैं। हम 26/11 भूल गए। हम अनुच्छेद 370 किस परिस्थितियों में उसको वापस किया गया, उसके बाद देश ने क्या तपस्या की, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने क्या तपस्या की, हम बड़े जल्दी भूल जाते हैं। और इसकी याद हम समझते हैं कि लोग भूल गए थे। अगर ये मालूम ना होता कि एनआईए ने 750 पन्ने की चार्जशीट लगाई है, और 7,500 पन्ने की कितनी बड़ी होगी, आप मान के चलिए कि जितनी बड़ी आपके पीछे रैक है वो पूरी रैक भर जाएगी अगर उसके मिस्ल को उस रखें। कितने सबूत इकट्ठा किए होंगे। और इसका ऑपरेशन का नाम, क्योंकि ये लोग अलकायदा से जुड़े हैं, जैश ए मोहम्मद के हैं, इन्होंने दो चीज पे बड़ा एतबार करते हैं, सिंबॉलिज्म के ऊपर और मैसेजेस पोस्चरिंग के ऊपर। इन दोनों का बखूबी इन्होंने खूब इस्तेमाल किया। ये कहीं और भी बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते थे, लेकिन किया लाल किले पे, जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि जो देश की अस्मिता, इज्जत और जो बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स होते हैं उसके बैकड्रॉप में अगर किया तो उसकी एक पोस्चरिंग और एक मैसेजिंग हो जाएगी। इस जो क्रिमिनल एक्ट था, एंटी नेशनल एक्ट था, इन लोगों ने, नामाकूलों ने नाम रखा था ऑपरेशन हेवनली हिंद। अब ये ऑपरेशन था, यहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन न ये हेवनली है और हिंद से ऐसे दो कौड़ी के मवालियों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आगे बताऊंगा कि ये जो थे, आगे मैं बताता हूं कि ये कैसे इन्होंने ये किया, क्योंकि बाद में जब इन्होंने पतलूने गंदी करना शुरू कर दिया, शायद ये था कि इनको मौका नहीं मिला होगा ड्रग्स वगैरह खाने का। हम आते हैं 10 नवंबर, इसको समराइज करते हैं। 10 नवंबर 2025 को एक बड़ा खौफनाक एक ब्लास्ट होता है लाल किले के कार पार्किंग में। और इसमें नाम आता है अंसार गजवातुल हिंद, AGUH, जो कि अलकायदा की एक ऑफशूट है। और AQIS ऑफ इंडिया, तो इसका एब्रीवेटेड फॉर्म होगा AQIS, अंसार गजवातुल हिंद, AGUH। और उसके बाद इसके बारे में जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये मालूम पड़ा अंबर जी कि ये लिंक्ड किससे किससे है। न सिर्फ अलकायदा से, जैश ए मोहम्मद, जो हमारे बहुत ज्यादा हमारे हमदर्द हैं और काफी हमारे ऊपर उनकी मेहरबानियां हैं, तो उनका एहसान उतारने का वक्त अब आ गया है। काफी उतारा जा चुका है ऑपरेशन सिंदूर में, और अभी जो बाकी बची कुची कसर है वो भी उनको मिल जाएगा। अब इसके बारे में अगर निचोड़ बताएं, 7,500 पन्नों की जिस्ट देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मास्टरमाइंड था डॉक्टर उमर उन नबी। ये मेडिकल डॉक्टर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और इन्होंने जिस चीज का इस्तेमाल किया, VBIED, व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, व्हीकल भी ली, उसको इस्तेमाल किया।
उसके ऊपर आप याद करें अगर आपको, तो कहते थे कि शायद ये घबरा गए थे, दाएं बाएं हुए थे, और घबराहट में वक्त से पहले इनका लगता है कि ट्रिगर ऑपरेशन हो गया और ब्लास्ट हो गया। और ऐसे हद बताते भी हैं वो, जब कभी ये इनके आप इंट्रोगेट करते हैं ऐसे लोगों को, ये जब तक इनका नशा रहता है तब तक तो ये इनकी बड़बोलेपने की बातें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन जब बड़बोलापना खत्म होता है, नशा खत्म होता है, तब ये फिर लगते हैं मिमियाने के लिए भेड़ की तरीके से। तो अब इसकी बात हम करते हैं, मॉड्यूल क्या था। ये अकेले तो लोन वुल्फ तो थे नहीं, इनके मॉड्यूल कौन थे, कौन कौन इनके सपोर्ट सिस्टम में थे। इनका सेल जो था इसमें बहुत ही क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स थे इनके साथ, और टेरर ग्रुप में जाते थे कि पूरे हिंदुस्तान में मेट्रोपॉलिटन टाइम्स में हमले करके लोगों में भय और आतंक का वातावरण फैलाने का इनका मकसद था। और काफी हद तक ये तैयार हो गए। लेकिन मैं जाऊंगा, आपको ले जाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर के एसएसपी श्रीनगर का पोस्टर लग रहे थे। पोस्टर तो आए दिन लगते हैं, हम लोग उस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने पोस्टर को लेकर के एक टीम बनाई कि पता लगाओ ये किसका पोस्टर है, कौन लगा रहा है। पोस्टर तो पता लग गया, लेकिन जो सीसीटीवी से, जिसको कहते हैं पुलिस की लैंग्वेज में, कि तुम्हारी आंख में हाथ डाल करके हम सारी जो इंफॉर्मेशन है हम निकाल लेंगे। और यही किया कश्मीर पुलिस ने, श्रीनगर के एसएसपी ने, कि जो सीसीटीवी से उन्होंने खंगाला, तो एक डॉक्टर जो था वो ट्रेस हो गया, उसकी वल्दियत सुकूनत पूरा पता लग गया। वो ट्रेस हुआ सहारनपुर में। और सहारनपुर में जब तलाशी हुई, तो जब उनकी खातिर तवाज़ो जिसके लिए पुलिस मशहूर है, तो मालूम पड़ा कि उनकी डिक्की से AK-47 मिली। मालूम पड़ा डॉक्टर साहब जो है इतने दिलफेक थे कि वहां पर भी एक निकाह किया था सहारनपुर में उन्होंने। और उसके बाद जब डॉक्टर साहब को ला करके जब उनसे पूछताछ की गई, अब वहां तो जाहिर है नहीं कि सहारनपुर में कलाकंद बड़ा मशहूर है तो कलाकंद पेश किया गया होगा, या कश्मीर में कहवा बड़ा मशहूर है। जो खातिर तवाज़ो जो पुलिस कर सकती है अपनी कम आमदनी में, लिमिटेड रिसोर्सेज में जब की गई, तो डॉक्टर साहब का ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगा। जब डॉक्टर साहब, वही कहते हैं ना, आप तो चला रहे थे ऑपरेशन हेवनली हिंद, और 3 मिनट के अंदर आपका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगा। जब ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगा, तो इन्होंने ये बताया कि सारी चीजें, AG नाम याद रखिएगा, AGUH, AQIS, इन सब के जो 30 साल उसके बाद ये सारी चीजें शुरू होती हैं। लेकिन इसका लॉन्च पैड अगर आप देखेंगे तो आपको जान के और सदमा लगेगा। अरे दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद, वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, अल फला यूनिवर्सिटी। अब अल फला यूनिवर्सिटी नहीं, ये तो मैं समझता हूं कि लॉन्च पैड था, या एक सीक्रेट, एक तरीके से एक अड्डा बन गया था जहां पर इस तरीके की नाजायज और एंटी नेशनल एक्टिविटीज चले। अंडरग्राउंड मदरसा, आपने मदरसा जिसको मालूम पड़ता था कि अंदर हम कुछ भी करें उसकी सूचना बाहर ना आए। कुछ डॉक्टर्स के कमरों में आपको रेफ्रिजरेटर्स बड़े वाले, कि जिसमें उनके केमिकल्स और वो तमाम चीजें आपको मिल जाएं। और इसके अलावा आपने देखा होगा एक डॉक्टर साहब एमोनियम नाइट्रेट, जो कि विस्फोटक बड़ा लोकप्रिय है, उसको ला करके स्टोर किया। अरे भाई, पहली चीज तो आप ये देख लें कि अगर आपके पास कोई खेती है तब तो आप खरीदेंगे एमोनियम नाइट्रेट। जब खेती ही नहीं, तो आप क्विंटल दर क्विंटल इतना आपने एमोनियम नाइट्रेट खरीदा जितना कि ओक्लाहोमा ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ था। किसी की कान में जू नहीं रहेंगी कि इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं। चोरी की कार कश्मीर में इस्तेमाल की जाती है, और चोरी की कार के साथ साथ, अभी तो हम आगे आपको प्लॉट बताएंगे कि इनके कमरों में फ्रिज क्यों था, फ्रिज की जरूरत क्या थी, जिससे कि एक्सप्लोसिव्स वहां पर स्टोर किए जा सकें। अब इनके बारे में बताया यह जाता है, इनके जो फैकल्टी मेंबर्स थे, फैकल्टी मेंबर्स पूरी तरीके से, और 493 करोड़ का इनके चांसलर साहब जो थे, जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी के प्रमोटर, उनका पूरा नाम आ रहा है 493 करोड़ के गबन का, और उसकी पूरी तफ्तीश ईडी कर रही है। जो विस्फोटक थे और प्लानिंग थी, वो उसका पूरा सेंटर ये यहीं पर था। और इनके चांसलर साहब का नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी। ये भी इनकी सारी जो मशकूक गतिविधियां हैं उसके बारे में ईडी ने और पुलिस ने बड़ी गहराई से छानबीन की है। तो आप एक परत खोलिए तो उसकी 1000 परत आती हैं। इन्होंने एक ही धोखा नहीं किया कि एक प्लेटफॉर्म दिया एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कि तुम यहां पर कार्रवाई करो, लेकिन ईडी ने यह भी देखा कि एक अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया इन्होंने,
बच्चों से नाजायज पैसे बरामद किए, 493 करोड़ तो सिर्फ बच्चों से लिया। जमीन कब्जाई, जमीन न सिर्फ कब्जाई और मनी ट्रेल्स के जरिए इन्होंने पैसे को दाएं बाएं भी किया, शेल कंपनीज बना करके। पर बहरहाल अभी तो खुशखबरी ये है कि ईडी ने इनकी सारी प्रॉपर्टी कर ली है जब्त, और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो रही कि जवाद अहमद सिद्दीकी साहब भी क्या याद करेंगे कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। और 140 करोड़ की इनकी संपत्ति यूनिवर्सिटी की अलग से सीज कर ली है ईडी ने। अच्छा, धोखा यही नहीं खत्म हो जाता, धोखा अगर आगे आप देखें, इन्होंने कहा हम नैक A+ हैं, ये कहीं कुछ नहीं थे, फर्जी सर्टिफिकेट लगाए। और इन्होंने जो एक्रेडिटेशन लगाए थे कि यूजीसी सर्टिफिकेशन, वो भी बिल्कुल फर्जी। बच्चों को वर्गलाने की नीयत से इन्होंने कहा कि हम यूजीसी सर्टिफाइड है, नैक A+ है, जबकि दोनों चीजें बिल्कुल फर्जी थी। और एक बार कभी कुछ अगर पा गए तो ये थोड़ी हर साल उसका रिन्यूअल होता है अंबर। ये नहीं कि ताजिंदगी उसको समझ करके आपके नाती पोते भी उसी को एक बार सर्टिफाई करा लें, नाती पोते तक अब आप उसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर बच्चों का दाखिला करें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। अब जब इनके मुआयने होते थे तो जैसे डॉक्टर चाहिए, अब डॉक्टर की तो फीस लगती है, अब डॉक्टर्स के साथ साथ प्रोफेसर भी दिखाने पड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे मुन्ना भाई फिल्म आपने देखी हो, उतनी नफरी पूरी करने के लिए 30-40 डॉक्टर खड़े कर दिए। उनसे पूछा जब इंस्पेक्टर से, आप कहाँ काम करते हैं? उनका साहब हम अल-फलाह में काम करते हैं। और जो औरों से पूछा था आप कहाँ काम करते हैं? वो अल-फलाह में काम करते हैं। जबकि ऐसे लगता है कि रिश्वत और भ्रष्टाचार की बुनियाद पे इनको फर्जी अनुमोदन और अप्रूवल्स मिल गए। होता क्या है कि आधार कार्ड सर्टिफाइड, और उनसे कहते हैं कि पिछले 3 साल के डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाइए, इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए, अपने अकाउंटेंट ने जो आपको पे स्लिप्स वगैरह हैं, हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दीजिए। और ये इंस्पेक्शन चलता है, सुबह शुरू होता है, चलता है 2-3 दिन तक। जब एक एक चीज खुर्दबीन से देखी जाती है, एक एक रुपए का हिसाब देखा जाता है, तो अगर कोई मुन्ना भाई आ गया है तो तुरंत नेट पे जाइए और देखिए इन डॉक्टर साहब की प्रोफाइल क्या है। तो मालूम पड़ा जो डॉक्टर साहब आज कह रहे हैं कि मैं अल-फलाह में काम कर रहा हूं, तो मालूम पड़ेगा कि वो उसके अलावा भी 3-4 जगह पे उनका नाम चढ़ा हुआ है, 3-4 कॉलेजेस में। तो अगर पकड़ना चाहे तो 10 चीज पकड़ लें, नहीं पकड़ना चाहे, जेबें गर्म हो गई आपकी, मुंह में आप करके जो है रसगुल्ला ठूस दिया है, तो आप बिल्कुल, आपका मुंह बंद है, आपकी आंखें बंद हैं, जेबें गर्म हैं, तो आपको मुआयने मिल गए आपको। और पेपर डॉक्टर्स के बाद इनको जब मान्यताएं मिल गई तो इनकी चीटिंग का सिलसिला और बढ़ता चला गया। करंट स्टेटस इनका यह है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का यह है कि ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है जो जेसी बोस यूनिवर्सिटी का है, और वो इनका जो है एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है। लेकिन अंबर जी, चौंकाने वाली बात ये, आप याद करें, इनकी एक लेडी वाइस चांसलर थी जो कहती हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसे ठसक के साथ जैसे आंख में अब जो सलाई होती है चुभो देंगे, हमारे यहाँ हर चीज बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे यहाँ हर चीज मान्यता बिल्कुल उत्कृष्ट और पारदर्शी है, वी डू एवरीथिंग दैट इज राइट, लीगल एंड ट्रांसपेरेंट। वेयर देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग लीगल एंड देयर इज नथिंग ट्रांसपेरेंट। यू क्रिएटेड a heap of cow dung and that is about all। आपने बिल्कुल एक गोबर की ढेर बना रखा था, उसको आप यूनिवर्सिटी कह रहे थे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी। यही नहीं, जमीनों पे कब्जा किया। और हरियाणा गवर्नमेंट की, मुझे बहुत तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूं कि आप कहीं जाया करें तो जरा सोच समझ के जाया कीजिए, जरा आईबी लोग वालों से बातचीत करके तब जाया कीजिए। जहां जा रहे हैं उनकी शोहरतें आम, उनके ऊपर कितने मुकदमे लिखे हैं, उसकी जानकारी करके तब जा कीजिए। ये सुल्ताना मानसिंह के यहाँ अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो कोई भूचाल नहीं आ जाएगा। आप वहां गए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जलसों में, उनके फंक्शंस में, उनके पासिंग आउट इवेंट्स में, और उनको एक तरीके से मान्यता से मिल गई, एक डिग्निटी मिल गई। अंबर जी, आप आगे बढ़िए। इसके अलावा वहां लोकल पुलिस को देख लीजिए, कश्मीर से एक बर्खास्तशुदा डॉक्टर है जिसने एंटी नेशनल एक्टिविटीज की थी, वो आकर के यहां पे नौकर हो जाता है अल-फलाह। लखनऊ की डॉक्टर शाहीना जो कि खुद भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी में थी, वो भी आके, मतलब हिंदुस्तान का कहीं भी कोई जो है एंटी टेरर में वो इन्वॉल्व है, अल-फलाह उसका एक सेफ हेवन बन गया था। लखनऊ की शाहीना हो, कश्मीर के वो डॉक्टर साहब, नाम अभी मैं आगे बताऊंगा, उन सबको ये सेफ हेवन मिल गया था। तो लोकल पुलिस क्या कर रही थी? लोकल पुलिस का मैं आपको वो चीज बता रहा हूं
जो कि इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स में आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो है प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। अभी तक तो आपने कहा कि किसी ने अगर वहां पर मान लीजिए गाड़ी खरीद ली या अमोनियम नाइट्रेट खरीद लिया, तो उससे कोई बहुत ज्यादा हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आपको ऐसे तमाम टूल्स दे देती है, जो कि आप जैसे एक, आपने जब छोटी रही होगी दर्जा 3 की टीचर ने कहा होगा, किसी का चेहरा दिया, फाड़ दिया 4 टुकड़ों में और कहा अब इसको तुम जोड़ दो। तो कभी आप नाक जोड़ती थी, कभी आंख जोड़ती थी, कभी आप कान जोड़ती थी, पजल्स मिलते थे, वो वो पजल्स। पजल वो पूरा हो जाता था। अब क्या होता है, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण और आपके दर्शकों को जानने की जरूरत है। आप, ये हमारी 21st सेंचुरी की पुलिस है और इसमें एआई और मशीन लर्निंग के टूल्स। किसी ने एक चोरी की गाड़ी खरीदी, ये कश्मीर के डेटाबेस में आ गए, सहारनपुर के डेटाबेस में आया कि एक डॉक्टर साहब कश्मीर के हैं, वो गिरफ्तार किए गए, उनकी गाड़ी की बूट में AK-47 मिली, ये डेटा आ गया। एक डॉक्टर शाहीना जी हैं और उनका ये मालूम पड़ रहा है कि उनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये डेटाबेस में आ गया। अब डेटाबेस में अगर ये सारी चीजें आ रही हैं, तो ये मान के चलिए कि किस तरीके से इन्होंने ये सारी कार्रवाई करके, तो डेटाबेस में आ गया अमोनियम नाइट्रेट, जिसका कोई वजूद नहीं था। जब वजूद नहीं था तो आपने उसको खरीदा क्यों? अगर खरीदा आपने तो उसको स्टोर कहाँ किया? और अगर आपने स्टोर कर लिया तो ये बताइए आपने उसका किया क्या? फिर आपके कमरों में रेफ्रिजरेटर्स क्यों रखे गए? जितने सजा याफ्ता डॉक्टर्स थे वो सब आपके ही मुलाजिम। डॉक्टर शाहीन शाहिद एलियस डॉक्टर शाहीन सईद, ये लखनऊ की डॉक्टर थी और बड़ी जहीन और बड़ी हाईली क्वालिफाइड थी। और ये जो वुमेन्स विंग होता है जमात उल मोमीन बैंड जैश ए मोहम्मद की, ये ऑल इंडिया हेड थी ये। अब ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जब बना तो इसमें यूनिवर्सिटी जो हब था जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं, अब अथॉरिटीज ने इनसे जो बरामद किया 18 लाख नगद, अमोनियम नाइट्रेट जिसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लोजिव, बॉल बेयरिंग, कील कांटे, और जो और डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए उसमें मालूम यह पड़ा कि डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, ये भी पकड़े गए। जिन्होंने गाड़ी आड़ी दस्तयाब की थी वो भी पकड़े गए। अब आपको जो मैं टूल बता रहा था प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का, अब हिंदुस्तान में कोई भी चीज अगर मशकूक, सस्पिशियस मालूम पड़ती है और उसके तार किसी चीज से जुड़ते हैं, तो पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। ये जरूरी नहीं है। हमारे दौर में क्या होता था पहले, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, कि हम पूछेंगे अरे भाई आपके यहाँ कोई गाड़ी चोरी हुई है, अब मन में आएगा बताएंगे, नहीं मन में आएगा नहीं बताएंगे। किसी से हमने कहा अमोनियम नाइट्रेट, साहब हमारे यहाँ हर चीज बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे यहाँ, मैं बाय फादर, वही जो जुमले हम लोग इस्तेमाल करते, बाय फादर हाथ में गंगा जली लेके कहता हूं, हमारे यहाँ कोई चीज नाजायज ना हो सकती है, ना मैं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। और जहां हुजूर का पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। बातें बस 9 लाख की सुनती रहिए और होता सब जाएगा, सारी डकैतियां पड़ती रही। अब आप आगे बढ़िए, आपने जब इतनी चीजें निकाल ली तो आपको कंप्यूटर आपको एक पिक्चर बना करके दे देगा कि ये सारी चीजें मैच हो रही हैं इस तरीके से। और जिसको आप कहते थे कागज के टुकड़े या रैंडम इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन से एक जो तस्वीर सामने आएगी, तो आप चरमपंथियों के टेररिस्ट से बहुत आगे निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? उनकी प्लानिंग, अमोनियम नाइट्रेट, चोरी की गाड़ी, AK-47, उनकी सजायाबी, हर चीज आपके सामने है। तो जो काम पहले महीनों में नहीं हो पाता था अब मिनटों में हो जाता है। और इसका इस्तेमाल जैसे हुआ, यूपी की STF को ले लीजिए, हरियाणा की क्राइम ब्रांच को ले लीजिए, और कश्मीर की भी एंटी टेरर सेल ने, वो लड़का जो SSP श्रीनगर था उसने बहुत अच्छा काम किया था, मैंने उसको पर्सनली कांग्रेचुलेट भी किया था, बहुत उम्दा काम किया था। तो अंबर जी, अब आपने देखा इससे बड़े इंपॉर्टेंट लेसन ड्रॉन है। अमरीकी पुलिस में एक चीज होती है SARS, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। हमारे यहाँ एक चीज होती है कि जिस तरीके से आपने देखा कि कोई चीज एबनॉर्मल दिख रही है, कि अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनी, अमोनियम नाइट्रेट खरीदा जा रहा है, ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है। इसी तरीके से आप देख रही हैं कि रात को बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, स्टेट के बाहर की, लखनऊ की, श्रीनगर की बहुत गाड़ियां आ रही हैं, ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। कश्मीर से सदा याफ्ता डॉक्टर साहब और हिंदुस्तान के जितने जराइम पेशा हैं अल फलाह में अगर मुलाजमत कर रहे हैं, ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। तो वहां तो जा करके इनके जो जवाद सिद्दीकी साहब जो चांसलर साहब थे, उनको पहले चौकी में बुला करके कि आपसे जरा कुछ हमको
राय बात करनी, जरा तशरीफ लाइए, और घंटे 2-4 घंटे, क्योंकि ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स तो है नहीं। ये अगर जरा से इनके सख्ती हो जाए, जरा कायदे से कोई अच्छा खुर्राट इंस्पेक्टर खांस दे, तो पहले जवाब चांसलर साहब बाथरूम जाएंगे, फिर आके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। हमारा लेसन ये है कि अंबर जी किसी ने कुछ किया नहीं, कोई एक्शन लिया नहीं, ये बिल्कुल खुला बिल्कुल खेल सर। होता रहा, किसी ने कोई तवज्जो। जी, सर छोटी जॉब भी होती है ना, दिल्ली में कोई कॉल सेंटर की जॉब भी लगाता है ना किसी बैंक में या उसमें, तो उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। यहाँ पे बिल्कुल कैसे नहीं होती हुआ? है, होना चाहिए, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं किया। ये जानते हुए कि ये इंडिया लेवल के थे, एक बार इनको तस्दीक कर ले, ये बातें तफ्तीश पे खुल करके आई। इन्होंने अंबर जी कोई कार्रवाई नहीं की, इन्होंने पूरी छूट दी कि जितने जराए पेशा थे और ऑपरेशन हेवनली हिंद चलाने वाले थे, उनको सेफ हेवन दिया, उनको प्रोटेक्शन दिया, उनको तनख्वाहें दी, उनको नौकरियां दी। लेकिन अब ये देखते हैं कि दोबारा ये अल-फलाह पे, जहां वहां पे अब सरकार इसको पूरी तरीके से इसको एक्वायर कर ले। इनके चांसलर को जितना इन्होंने कर दिया है, 7,500 पन्ने की जो चार्जशीट है अंबर जी, अगर इस पे कार्रवाई हुई, जो कि मुझे उम्मीद है की जाएगी, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। लाल किले पे हमला हुआ है, दिल्ली एनसीआर में ये इस तरीके का पाप पल रहा था, सांप का बिल बन गया था। तो इसमें तो ऐसी कार्रवाई हो कि अब इनका अंतिम संस्कार सलाख के पीछे ही हो, तब देश को संतोष मिलेगा। जी, बिल्कुल सर। सर अभी रिसेंटली में हमने देखा कि जो 4 स्टेट्स हैं उसकी पुलिस ने 1000 जगह पे छापेमारी की, जिसमें 482 लोग पकड़े गए थे, जिसमें कैश और बहुत सारे एक्सप्लोजिव और वो सारी चीजें, हथियार और बहुत सारी चीजें पकड़ी गई। और ये थ्रेट था कि किसी जो इंटेल था कि दिल्ली के किसी हिस्टोरिक मंदिर और जो ढाबा है दिल्ली हरियाणा सोनीपत रोड पे, उस पर हमले की प्लानिंग थी। सर कैसे ये जो मेट्रो सिटीज हैं या अर्बन एरिया में जो ये जिहाद का ये मॉड्यूल है, जो नेटवर्क है, ये किस तरह से स्ट्रांग हो रहा है? अभी भी इतने बड़े लेवल पर चल रहा है। पुलिस जो है, इंटर स्टेट हो, मल्टीपल एजेंसीज हो, काम कर रही है सारा, लेकिन कैसे सर ये हो रहा है? अंबर जी इसके 3 फेसेस हैं। नंबर 1 रेडिकलाइजेशन। आपसे कोई कहे, मुझसे कोई कहेगा, तो जो भी हाथ में हथियार होगा गोली मार देंगे अगले को, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की। और करने की अभी पुलिस को फोन करते हैं, 112 पे फोन करते हैं। लेकिन जो रेडिकलाइज्ड होगा, जिसको आपने ब्रेन को एक तरीके से सुंड कर दिया है, जिसकी सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो गई है, और गरीब अगर लोअर मिडिल क्लास हो या और भी उससे लोअर हो, पुअर क्लास हो, तो वो वर्गलाने में आसान होता है। लेकिन इसका डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो प्रोफेशनल गैंग सामने आया, ये सब जो थे, ये वो थे जो हाईली क्वालिफाइड, वेल पेड, कल्चर, मतलब कहना चाहिए कि ये लोग जो थे, जो दोज हु हैव अराइव्ड इन सोसाइटी, जिनको इज्जत समाज देता था। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज थी। डॉक्टर शाहिना पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी, पढ़ाती थी मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इस तरीके के लोग थे। जब ये आ जाते हैं तब वो, लेकिन सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम एक ऐसी चीज है कि हर पब्लिक का आदमी एक पुलिस ऑफिसर है इन प्लेन क्लोथ्स। हर पब्लिक का आदमी एक पुलिस ऑफिसर प्लेन क्लोथ। जरा सी भाव भंगिमा आप बदली देखें कि कल तक जो आप तशरीफ लाते थे, आप क्लीन शेवन थे, जीन्स और टी शर्ट पहनते थे, आज आपकी भाव भंगिमा बिल्कुल बदल चुकी है, आपका पूरा रूपांतरण हो गया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि आपकी भाव भंगिमा बदल गई। होशियार को इशारा काफी आप समझ गई होंगी। इसी तरीके से जब मैं देखता हूं कि बिहेवियर अननेचुरल हो जाता है, बिहेवियर वो नहीं था जो 2 महीने पहले था। और ये चीज जो समझने वाले हमारे उम्र में और हमारे जमाने के पूरे कहते हैं, आपको चेहरा पढ़ने की सलाहियत आ जाती है तजुर्बे से। तो जब चेहरा पढ़ने की सलाहियत आ जाती है, तो किसके मन में क्या तूफान चल रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं कि बैठिए, जाड़े का वक्त है, आपको पसीना क्यों आ रहा है। तीसरी चीज, मैं देख रहा हूं कि पसीना नहीं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शराफत का तकाजा है कि मेरी तरफ देख के बात कीजिए, दाएं बाएं देखने की जहमत न कीजिए। आप जो इतना दाएं बाएं देख रहे हैं, चेहरे में पसीना आ रहा है जाड़े में, और आप उंगली पुटका रहे हैं, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। इसको कहते हैं ना पुलिस की भाषा में, आई डोंट लाइक योर फेस। नॉट दैट द फेस इज समथिंग बैड टू लुक एट, बट द फेस इज एब्सोल्युटली showing all and shouting every inch that everything is not right with you, and shouting that I am guilty। वो चीज आप समझ लेंगे, आप भी इतनी तजुर्बेकार, आप भी समझ लेंगे कि चोट्टे की जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। चोट्टा अपनी भाव भंगिमा से बता देता है कि मैं चोट्टा हूं, और एक प्रोफेशनल ऑफिसर इसको पकड़ लेता है। तो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, यूज ऑफ आईटी टूल्स, कोलैबोरेशन विद सिस्टर एजेंसीज,
एंड इंटरस्टेट एंड इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन। इनके सबके मंसूबे थे, लेकिन आपकी जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस तरीके के सिक्योरिटी एजेंसीज विल हैव टू बी सक्सेसफुल। अगर 99 बार भी सक्सेसफुल हो गई तो वो मैटर नहीं करता। टेररिस्ट को एक बार कामयाब होना है तो 26/11 कर देगा। जितनी आपने कामयाबी बताई है वो आपके सामने है, तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी पुलिस फोर्सेस को, ईडी को, एनआईए को, आईबी को, रॉ को, कि उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और देश को, समाज को सेफ रखा है, महफूज रखा है। सर वही हम लोग सर पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के कि पुलिस जो काम कर देती है उस पर तो बात नहीं होती, और जहां कहीं जरा सी चूक हो जाती है तो उस पर बड़े चर्चे शुरू हो जाते हैं, और कितना बड़ा हमें खमियाजा भुगतने के लिए मिलता है, और कितना बड़ा समाज में हम देखते हैं कि कैसा टेरर, खौफ और सारा कुछ फैल जाता है। और जो टेरर अटैक्स जो होते हैं वो सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करते, वो फियर क्रिएट करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, और स्टेट की जो अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। रेड फोर्ट ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी इसीलिए डेंजरस मानी जाती है क्योंकि जो एलिगेशन यहाँ पर सिर्फ बॉम्बिंग तक लिमिटेड नहीं है। एनआईए जो अपनी रिपोर्ट उन्होंने और चार्जशीट बनाई है उसमें जो एक लार्जर आइडियोलॉजिकल नेटवर्क और जो प्रोजेक्ट है उसकी बात है कि किस तरह से ये गज़वा हिंद की बात करते हैं, अब चाहे बांग्लादेश की करे, पाकिस्तान की बात करें, पूरा ही ये जो लार्जर ये एक नेटवर्क या कहीं कि एक लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है उसका ये हिस्सा रहता है। छोटे छोटे, चाहे आप लव जिहाद की बात करें, इस तरह के किसी भी मॉड्यूल की बात करें, ये एक बड़े जो उद्देश्य है उसका हिस्सा है, और समय समय पर इस तरह की चीजें होती रहती है। और सबसे ज्यादा जो वरिंग बात यह है कि आज जो टेरर इकोसिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है, जिसमें एक स्मार्टफोन, इनक्रिप्टेड एप्स, जो DIY एक्सप्लोजिव, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अब सिमेट्रिक वॉरफेयर की ओर जो है और ज्यादा इसको डेंजरस बना दिया। तो हमारे एजेंसीज के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए, इनफैक्ट आम लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो गया है टू अंडरस्टैंड कि कौन कितना खतरनाक है। ये लोग हमारे आसपास हैं। पुलिस ने अभी, ये पिछले हफ्ते की बात बता रही हूँ, 1000 जगह रेड करके 482 लोग पकड़े हैं। तो आप जरा सोचिए कि हमारे आसपास कौन कौन कितना खतरनाक हो सकता है, क्यों आसानी से ये लोग अपने ही देश के विरोध में जाकर खड़े हो जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू very much, and I must compliment you for your very crisp closing remarks, and that was a tutorial for me also. Jai Hind, thank you very much. Thank you. जय हिंद सर।